तो इस तरीके से हमने देखा हिंदी भाषा का विकास का क्रम और हिंदी भाषा की उपभाषा और उपभाषा की बोलियां हमने ये देखा। अब हम देखते हैं हिंदी को राजभाषा का दर्जा कैसे प्राप्त हुआ। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कैसे मिला। ये सफर हिंदी शब्द से हिंदी क्षेत्र विशेष की भाषा बनी, क्षेत्र विशेष की भाषा से अब राजभाषा बनने जा रही है। तो इतना लंबा सफर ये तीसरे लेक्चर में हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। तो ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक चीज है, इसको समझना जरूरी था, इसलिए हमने पहले हिंदी व्याकरण स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा विषय प्रवेश लिया। चलिए देखते हैं कि अब हिंदी को राजभाषा का दर्जा कैसे मिला। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि राजभाषा है क्या। राजभाषा का अर्थ क्या होता है। राजभाषा का अर्थ होता है राजकाज की भाषा। राज और काज, राजभाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा को ही हम क्या बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात देश के सरकारी कामों में, देश के सरकारी कामों में जो भाषा यूज की जाए उसी भाषा को हम राजभाषा का दर्जा दे देते हैं। मतलब हमारी जो सरकारी प्रपत्र होते हैं, सरकारी कार्य होते हैं, वो किस भाषा में हो रहे हैं, हमारी राजभाषा हिंदी में हो रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हम राजभाषा। राजभाषा अब देखेंगे जो है कि सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता है, हमने बताया ना सरकारी कामकाज, राजकाज की भाषा या राजभाषा, यानी कि सरकारी काम जिस भाषा में हो वही राजभाषा होता है। और राजभाषा को संवैधानिक दर्जा का सफर यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और हिंदी को जो है कि राजभाषा कब दिया गया, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, ये पूछता है एग्जाम में आपके। तो हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 में संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया है ना। संविधान में इसको जगह मिलता है संवैधानिक दर्जा इनको मिलता है संवैधानिक दर्जा कब मिला। हिंदी को राजभाषा का दर्जा अगर क्वेश्चन पूछता है तो कब मिला, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, संविधान में हमारे स्थान दिया गया। और इसके लिए बताया गया कि संविधान के आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का जो है कि प्रावधान दिए गए। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा यानी हिंदी जो है, राजभाषा हमारी हिंदी है, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के प्रावधानों का प्रावधान मतलब इस भाषा को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके विषय में
जिसके जागरूक करना है लोगों को, तो इन सब चीजों के बारे में अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा के प्रावधानों का उल्लेख किया गया। भाषा का उल्लंघन सब इसी चीज, यही सब कुछ ये आर्टिकल में बताया गया। ठीक है। और अनुसूची कौन सी हो जाएगी? अनुसूची अनुसूची 8 हो जाएगी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। और आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक राजभाषा के प्रावधानों का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में। तभी से जो है कि हमारा ये हमारी हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया। कब मिल गया? 14 सितंबर सन 1949 को। और जो है कि इसके लिए अनुच्छेद भी बना दिया गया। 343 से 391 तक राजभाषा के प्रावधानों का उल्लेख किया गया। और संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। और पूछेगा कि हिंदी भाषा के विकास के निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो हिंदी भाषा के विकास का निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए? तो अनुच्छेद नंबर 351 में दिए गए हैं। हिंदी भाषा के विकास का निर्देश अनुच्छेद 351 में दिया गया। अब देखिए, 14 सितंबर सन 1949 को संवैधानिक दर्जा मिला हिंदी को राजभाषा का। तो इससे पता चलता है कि हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। हिंदी है राष्ट्रभाषा की राजभाषा। तो राजभाषा ऑप्शन में लगाएंगे, ऑप्शन को टिक करेंगे, हिंदी हमारी राजभाषा है। जैसा कि हमने बताया कि 14 सितंबर सन 1949 को संवैधानिक दर्जा मिला हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का। इसीलिए 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 14 सितंबर को। बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों को कि हिंदी दिवस 14 सितंबर बता रहे हैं, और हमने तो पढ़ा है कि हिंदी दिवस हो सकता है कि 10 जनवरी, कुछ लोगों को याद आ रहा होगा। तो उसके लिए मैं क्लियर कर दूं कि वो जो 10 जनवरी का डेट है, वो 10 जनवरी का डेट जब हम कहते हैं तो वह है विश्व हिंदी दिवस। जब क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 10 जनवरी। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 जनवरी सन 1975 में 1975 में भारत के नागपुर में पहला विश्व हिंदी दिवस का सम्मेलन मनाया गया था नागपुर में। और उसी दिन से जो है कि इसको विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा 10 फरवरी से। ठीक, सॉरी 10 फरवरी से नहीं, मिस्टेक माई, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। 10 जनवरी याद रखिएगा, कभी कभी सुनी हुई चीजें याद रहती हैं, इसलिए मैंने कहा कि मेरा ब्लंडर मिस्टेक है, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। 10 जनवरी, ठीक है। तो ये समझ में आया हमारा हिंदी से हिंदी शब्द कैसे बना, शब्द से हिंदी भाषा कैसे बन गई, भाषा की उत्पत्ति का क्रम हमने समझा। अपभ्रंश काल में देखा हमने जो है कि कौन कौन से बोलियां बोली गई, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, उपभाषाओं में बोलियां कितनी हैं, ये सब हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है कि कौन सी बोली किस क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। वही क्वेश्चन पूछता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। अभी देख लेते हैं बोली और उसका क्षेत्र, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा विषय प्रवेश। ठीक है। चलिए देखते हैं।
थोड़ा सा इसके देखने के बाद हम देखेंगे हिंदी भाषा जो हमारी लिखी जाती है वो कौन से लिपि में लिखी जाती है ना। और हमारे देश की ज्यादातर भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी गई, इसको भी देख लेंगे। तो हमारा ये पहला हिंदी का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, विषय प्रवेश। चलिए अब हम देखते हैं कि खड़ी बोली कहां कहां बोली जाती है। ये बोली हो गया, इधर क्षेत्र होगा। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं इधर पे बोलियां और इधर पे क्षेत्र। आप लोग लिखते रहिए हमारे साथ साथ। खड़ी बोली का जो क्षेत्र है बहुत लोगों को पता होगा। ये कुरु जनपद जो है कि प्राचीन काल में कुरु जनपद हुआ करता था, और कुरु जनपद का जो क्षेत्र था वो मेरठ और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था, मेरठ और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है के आसपास ये खड़ी भाषा बोली जाती है। अब मेरठ और दिल्ली के आसपास कौन कौन से क्षेत्र है ऐसे कह देने से तो एग्जाम में क्वेश्चन निकलने वाले हैं नहीं, क्योंकि बस अगर इतना जान रहे हैं कुरु जनपद या मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र तो निकल नहीं पाएगा सवाल आपका, क्योंकि सवाल कुछ ऐसे ही पूछता है, क्षेत्र का नाम दे देगा और उसमें से क्वेश्चन पूछेगा। तो हम देखते हैं मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जैसे कौन कौन सा है। बिजनौर, मेरठ, ये सब जो है कि उसी में मिलेंगे। मुरादाबाद का क्षेत्र, रामपुर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून, देहरादून, अंबाला और दिल्ली। अंबाला, अमृतसर, अंबाला और दिल्ली। ठीक है, ये रहा खड़ी बोली का क्षेत्र। हिंदी की मानक बोली किसे कहते हैं, यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि हिंदी की मानक बोली किसे कहते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा। हिंदी की आदर्श मानक बोली किसे कहते हैं। हिंदी की आदर्श मानक बोली जो है वो कौन सी है वर्तमान में। मेरठ की जो खड़ी बोली है उसी को हम बोलते हैं हिंदी की आदर्श मानक बोली। मेरठ की खड़ी बोली जो होती है मतलब कि शुद्ध खड़ी बोली बोली जाती है, और शुद्ध हिंदी कह सकते हैं उसको कि मेरठ के लोग ही बोलते हैं, है ना। मेरठ की खड़ी बोली, है ना। ठीक, क्वेश्चन आता है हिंदी की आदर्श मानक बोली, तो मेरठ की जो खड़ी बोली है वो हिंदी की आदर्श मानक बोली कही जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। अब हम देखते हैं अगली बोली जो है हमारी ब्रज भाषा। ये कुरु जनपद और मेरठ दिल्ली का इसका खड़ी बोली का केंद्र अगर पूछता है तो मेरठ और दिल्ली इसका मान्य जाएगा। चलिए देखते हैं अब हम ब्रज भाषा की बोली जो ब्रज भाषा है उसका क्षेत्र कौन कौन सा है, कहां कहां बोली जाती है, उसका केंद्र क्या है।
ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का जो केंद्र है वो केंद्र क्या है? ब्रजभाषा का जो केंद्र है वो है मथुरा। मतलब केंद्र, मतलब जहां से स्टार्ट हुई, केंद्र मान लिए, उसका सेंटर मान लिया है ना, तो मथुरा इसका केंद्र है। मथुरा इसका केंद्र है, तो मथुरा में बोली ही जाती होगी। और देख लेते हैं क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहां कहां बोली जाती है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़। अलीगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्रजभाषा। क्वेश्चन पूछता है कि अलीगढ़ ब्रजभाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन दे देगा अलीगढ़, दिल्ली, सहारनपुर, लखनऊ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अलीगढ़ हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम लिखवा रहे हैं बोलियां उसके क्षेत्र। कई जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। अलीगढ़ हो गया, मैनपुरी वाला क्षेत्र, एटा इटावा वाला मुलायम सिंह यादव है ना, एटा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। बदायूं और बांदा वाला ये क्षेत्र है, और बरेली। इन स्थानों पर कौन सी बोली बोली जाती है? वो ब्रज भाषा की बोली बोली जाती है ना। कहां कहां इसका केंद्र पूछेगा तो ब्रज भाषा का जो केंद्र है वो है मथुरा। कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली। ठीक है। अब हम देखेंगे अगली जो भाषा है हमारी वो अवधी। अवधी भाषा देखेंगे। अवधी, अवधी का जो केंद्र है वो अवध क्षेत्र। अवधी का जो केंद्र है वो है अयोध्या, अयोध्या और अवध भी बोलते हैं। ठीक, ये रहा इसका केंद्र। और क्षेत्र कहां कहां बोली जाती है? वो बोली जाती है अवधि आपकी लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। इलाहाबाद अब क्या हो गया? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, उन्नाव, बाराबंकी, बाराबंकी, फतेहपुर, रायबरेली, सीतापुर, फतेहपुर, रायबरेली। ध्यान दीजिएगा, ऊपर बरेली था, यहां रायबरेली है ना। ब्रजभाषा बरेली में और रायबरेली में अवधी बोली जाती है। फतेहपुर, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद। सीतापुर में, फैजाबाद में, फैजाबाद में, गोंडा में, बस्ती में, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। बस्ती हो गया, बहराइच, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़, और बाराबंकी, बाराबंकी लिखा हुआ है ना। तो ये हो गया। देखिए अवधि का क्षेत्र कौन कौन सा हो गया, लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज, उन्नाव, बाराबंकी, फतेहपुर, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों में अवधि बोली जाती है। ठीक है। अब हम देखेंगे अवधि के बाद भोजपुरी, इसको रब कर दे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा तो इसे खत्म करेंगे यहीं पे, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। चलिए हम देखेंगे अगला जो है हमारा है भोजपुरी। भोजपुरी का जो केंद्र है वो भोजपुर बिहार है ना। इसका जो केंद्र है वो भोजपुर है। केंद्र क्या है इसका, भोजपुर। चलिए अब हम देखते हैं इसका जो क्षेत्र कौन कौन सा है। भोजपुरी का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, देखिए वाराणसी, वाराणसी या बनारस, जौनपुर उससे लगा हुआ, जौनपुर, मिर्जापुर उससे लगा हुआ, उससे लगा हुआ सोनभद्र, सोनभद्र, सोनभद्र के बाद अब हम देखेंगे गाजीपुर, बलिया, है ना। पूर्वांचल जितना भी है देखिए ये पूर्वांचल की भाषा है। गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण और सारण, यह है इनके क्षेत्र, भोजपुरी का क्षेत्र। पूछता है कि भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, या जो है कि वाराणसी के लोग कौन सी बोली बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, तो वो भोजपुरी। मिर्जापुर के लोग कौन सी बोलते हैं, तो यह पूरा पूर्वांचल का क्षेत्र आप देखेंगे भोजपुरी का क्षेत्र ही है। इसका केंद्र क्या है, भोजपुर बिहार है। ठीक है। अब हम अगला देखेंगे मैथिली। मैथिली, ठीक है, मैथिली देखेंगे। इसका जो केंद्र है वो मिथिला का विदेश क्षेत्र या तिहुत बोलते हैं इसको। इसका जो केंद्र है वो है मिथिला का विदेश क्षेत्र। मिथिला नरेश के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मिथिला का विदेह क्षेत्र या तिहुत। ठीक है। और कहां कहां
बोला जाता है, दरभंगा में, मधुबनी में, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर। मुजफ्फरपुर बिहार वाला, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर क्षेत्र। ठीक है, तो ये हमने देखा बोलियां और उनके केंद्र और उनका बोले जाने वाला क्षेत्र। इतना ही है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा जो है कि हमारी लिपि, हिंदी की लिपि जाती है, सभी को पता होगा ये तो, वो है हिंदी जो हमारी लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। लेकिन हमारे भारतवर्ष की अधिकतर भाषाएं, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा कि लिखिएगा अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास भारतीय भाषाओं का विकास अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में हुआ है। कौन सी लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ठीक है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, तो कौन सी लिपि हो जाएगी? ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये रहा हमारा हिंदी। हिंदी से हिंदी शब्द कैसे बना, शब्द से भाषा कैसे बना, भाषा से राजभाषा कैसे बना, हमने देखा ये विषय प्रवेश के अंतर्गत। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद हम अगला वीडियो जो अपलोड करेंगे वो होगा वर्णमाला का। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।